Good evening, everyone. Now we are starting the revision of work and energy chapter, which is come in the 9th class. तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी एंड दैट इज रिलेटेड टू द व्हाट साइंस एंड इन साइंस इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स. किससे रिलेटेड है ये? फिजिक्स. कहीं पर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझे, है ना. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट हियर. व्हाट इज वर्क? स्टैटिक की बात करेंगे रिवीजन में. हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नोट्स वगैरह सब कुछ है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे. जो आज मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर जो जो टॉपिक्स है सारा चैप्टर एक गो थ्रू करेंगे सबसे पहले. उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो केवी में हो, चाहे वो लोकल एग्जाम्स में हो, चाहे वो डिफरेंट डीपीएस हो, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज अ वर्क. तो इट इज अ product of force and displacement. That is what? Simply you can say that work, or either you can say that when an object is displaced by the force in the definite direction. This is also called work. So these are the two definition you can use it. One definition, जो पहली definition वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैथमेटिकल फॉर्मूले पे. दूसरी डेफिनेशन किसके ऊपर है? कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है डेफिनेशन, और ये आपकी जो डेफिनेशन है वो किसके ऊपर है? मैथमेटिकल फॉर्मूला. दोनों में से कोई भी लिखो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है. ठीक है, जहां नहीं समझ में आप पूछ लेना. अब जैसे ये मैथमेटिकल फॉर्म है उसी के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू, दैट्स वेरी इजी. अगेन आई एम टेलिंग यू, W is a work, F is a force and D is a displacement. So I think you are not able to understand any concept, then definitely you can ask me. Okay, what is F? D and W? बहुत सिंपल है, कोई इशू वाली बात नहीं है. जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लेना. अब बात करें इसकी यूनिट. यूनिट भी दो टाइप की है. एक क्या है? ऐसा यूनिट है, और एक क्या है? साइंटिफिक यूनिट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक यूनिट, तो साइंटिफिक यूनिट इसकी क्या रहेगी? जूल. और ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा? मीटर. न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा? मीटर. ये माइनस नहीं समझे, डैश लिखा हुआ है ना. तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा? मीटर. एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर. व्हाट आर द अनदर कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्क डन? आगे समझते हैं क्या और इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड. वर्क डन की ऐसा यूनिट एज वेल एज हमने कौन सी साइंटिफिक यूनिट दोनों ही समझ लिए, और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहेगी. ठीक है, अब आगे जो हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. कोई भी साइक्लिक पाथ है. कैसा पाथ है? या बोल सकते हैं क्लोज्ड पाथ, या क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड पाथ. हमेशा जो इसका वर्क डन रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जीरो. क्या रहेगी बॉस? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? तो द बिगेस्ट रीजन चार क्या रहेगा इसका? वाई वी आर टॉकिंग कि भाई साइक्लिक पाथ या क्लोज पाथ का जो वर्क डन है वो जीरो, हम क्यों बोल रहे हैं? सेम पाथ नहीं, सेम पॉइंट पे वापस आती है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो. फोर्स जीरो नहीं है. और W इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? F इंटू डी करेंगे. F जीरो नहीं है, इसका मतलब F एग्जिस्ट कर रहा है और ये जीरो होती है. आंसर क्या आ जाएगा? जीरो. उम्मीद है पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हुआ होगा. सेकेंड, वर्क डन ऑलवेज डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से आप बोल रहे हो, जिसको भी आप रेफरेंस मान रहे हो, वहीं से आप बता सकते हो कि वर्क डन हुआ या नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द
मेन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस लिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं एस्केलेटर्स और इसे बोलते हैं स्टेयर्स। और ये योजक खड़ा है ना, क्या लेकर, यहां से भाग रहा है वो पैसे लेकर, यस और नो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तरफ क्या है, यहाँ पर स्टेयर्स है और यहाँ पर भी योजक है, पीले कपड़े पहनकर भागने की ट्राई कर रहा है। अब दोनों दिमाग लगाओ, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट किसको बना दूं, मैन को, क्या बना दूं, और मैं बोलूं यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, तो आप सीधा आंसर देंगे 0। क्या देंगे? अब आपने 0 इसलिए बोला क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट किसको बना दिया है, मैन। वो मूव कर रहा नहीं है, उसको मूव कौन करवा रहा है? यस, एस्केलेटर का मतलब ऐसी सीढ़ियां जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, अच्छा मान लो मैं मैन को हटा दूं, मैन तो वही है लेकिन मैंने क्या कर दिया, रेफरेंस पॉइंट किसको ले लिया, एस्केलेटर्स को। तो वर्क डन होगा या नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया कि जो भी रेफरेंस पॉइंट है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि वर्क डन होगा या नहीं होगा। यहां तक को डाउट है किसी को? आ गया समझ में? ही क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब स्टेयर्स की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, क्या स्टेयर्स यहां वर्क डन कर रही है? यू आर जस्ट डायरेक्टली गिविंग द आंसर W इज इक्वल टू 0। स्टेयर्स का मतलब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? बिल्कुल। या कांस्टेंट बोले तो क्या है यहाँ पर? ब्लॉक्स है, जिसकी वजह से ये स्टेयर डेवलप हुई है। बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आने चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट लगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। क्या यहाँ पे मैन काम कर रहा है? यस और नो? तो डेफिनेटली मैन यहाँ पे वर्क कर रहा है क्योंकि मैन इज अ रेफरेंस पॉइंट एंड मैन इज मूविंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so simple condition, that's why I just written here the statement work done always depend on reference point. ये सेकंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, किसके बारे में? वर्क डन के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 90 degree, I told you, you always have to give the understanding to your brain कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 90, कितना हो, 90, तो मुझे बताओ व्हाट इज अ वर्क डन। हमारा वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी। उसको अगर ओपन करते तो क्या आ जाता है? एफ डी कॉस थीटा। मैंने बताया भी था, इसे याद रखना है क्योंकि अभी हमारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या होती है? 0। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस 90, और आपको पता है एफ डी और इंटू में क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। दिस इज द स्पेशल केस जहां पे फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क डन कितना आ गया है? 0। आई मीन्स अगर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 हो जाए। कितना हो जाए? 90 हो जाए। 101%, वहां पे वर्क डन क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्या ये बात समझ में आ गई? एनी डाउट? अच्छा, एक और बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये क्लियर? श्योर? थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे पता है कि भाई 9th के स्टूडेंट को खास करके डिफिकल्टी यहाँ पे आती है क्योंकि वो अभी भी ट्रिग्नोमेट्री से अवेयर नहीं है। ठीक है, तो बस नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने को फाउंडेशन बिल्डअप करना है कि किस तरीके से है, क्या है। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होगा तो उसमें अपना ये चीज़ तो आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखो 10th में लेनिश है, पूरे रेडियंट में 2nd नंबर है उसका। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। तो अवेलेबिलिटी उसके पोटेंशियल को मेजर करती है। अगर आप भी थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो 100% आप भी 10th में कोई भी एग्जाम देंगे तो आपका रैंक फिक्स आएगा। तो यू मस्ट बी डेवलप योर कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग। अब मुझे पूछिए, मैं वो बताऊंगा जो चीज़ आपको और आगे ले जा सकती है। खैर आगे बात करें। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसमें कोई डाउट है? अगर कोई बोले कि जो बकेट आप उठा रहे हैं, ठीक है, और जो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 बन गया। कितना बन गया? 90। क्या होगा वर्क डन? अब मैं उसका रिवर्स केस लेता हूँ। मान लीजिए थीटा वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे याद रखना कि cos 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1।
तो यहाँ पे 100% वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा लिखा मैंने, एफ डी क्या हो गया, कॉस 0। यू नो वेरी वेल, अगर कॉस 0 1 है तो 100% वर्क डन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब कंपलसरी कंडीशन है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल अगर क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो 101% यहाँ पे वर्क डन एग्जिस्ट करेगा। या मतलब कह सकते हो कि वर्क 100% होगा ही होगा। लेकिन अगर एंगल 90 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में नहीं रहे कि सर क्या समझाना की कोशिश कर रहे हो, है ना। मैं एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थीटा अगर 90 है तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा। इसका रीजन भी पूछा मैंने, वर्क डन होगा ही होगा वहां पर। रीजन मैंने बताया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। बस इसके अलावा ज्यादा डीप में सोचना नहीं है, बिकॉज अभी हम 9th में हैं। जैसे ही 10th में आएंगे हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो डिटेलिंग सारे कॉन्सेप्ट हमें खोल के समझ में आने लग जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, cos 0 है तो क्या रहेगा, वर्क डन होगा या नहीं होगा। अच्छा cos 90 है तो वर्क डन होगा या नहीं होगा। अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे और कौन सा बात करते थे, ये वर्क डन के स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, 100% क्वेश्चन फंसेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बात बोली थी वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तब वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी। और एक दूसरा मैंने कौन सा बोला था, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल मैंने बार बार आपको घिस घिस के समझाया था कि मान लीजिए न्यूबी है, ठीक है, स्कूटी लेके गई, या काव्या स्कूटी लेके गई और अचानक वो क्या हो गई, बंद। क्या हो गई। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम करेगी या बाय द सिस्टम करेगी। डेफिनेटली क्या करेगी, ऑन द सिस्टम। यस और नो। और आपने एक्सपीरियंस भी किया, यस और नो। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब हुआ तो वर्क डन नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, क्योंकि सारा दम तो हम तो निकल ही गया स्कूटी को धक्का मारने में, या वहीं चालू करने में, या किक लगा लगा के हम थक गए। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो बी प्रैक्टिकली आप याद रखें, ये हमारा क्या साइन लेकर आएगा, नेगेटिव। क्या लेकर आएगा, नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई इशू किसी को? अच्छा मैं बोलूं W पॉजिटिव कब होगा, मान लीजिए। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे आपने देखा होगा एनिमल मूवी में, एरोप्लेन में वो ले जाता है रश्मिका मंडाना को, यस और नो। तो जिस तरीके से वो ले जाता है ऐसे करके स्टाइल से, और फिर पूरा मतलब सब कुछ जो भी है वो सारा ही एरोप्लेन में वो मतलब इंजॉय करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? योजक जल्दी समझ जाता है सारा। टैलेंट है भाई, टैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या समझने की जरूरत है, अगर सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है तो पॉजिटिव है। जैसे अगर मुझे गाड़ी ले जा रही है, गाड़ी मुझे अगर ले जा रही है, कहाँ पे ले जा रही है, या मुझे यहाँ से कॉलोनी जाना है, तो कॉलोनी मुझे अगर ले जा रही है तो डेफिनेटली मेरा वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आ गया क्या? तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस दिमाग में होना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल पता है तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए, बहुत ही धन्यवाद आपका। अब W इज इक्वल टू, हमने जो यूनिट लिखी या हमने जो फॉर्मूला लिखा था, F इंटू डी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये स्केलर है या क्या है, वेक्टर। तो मैंने हमेशा आपको बोला है, ठीक है, कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, स्पेलिंग बड़ी नहीं कहता, वो तो वो अलग चीज है बेटा, बहुत ही बड़े धमाके हैं। मैंने कहा था कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसका साइन क्या लेके चलेंगे, माइनस, और स्केलर क्या क्या लेके चलेंगे, प्लस। बेसिक तो पता होना ही चाहिए, अगर बेसिक पता नहीं है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और यही गड़बड़ होती है, यहीं जाके सारा का सारा प्लानिंग फेल हो जाता है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। नाउ सी दैट, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, फोर्स का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, बताओ। बिना डायरेक्शन के कभी फोर्स लगता ही नहीं। ठीक है, और अगर कोई यूँ पूछता है कि डायरेक्शन है कि नहीं, डिसाइड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो साइंस वो समझ ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मुझे इस कुर्सी को फोर्स लगाना है तो कहीं इनकी डायरेक्शन देना ही पड़ेगा।
अगर मैं इसको ऐसे करके फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इसको डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा, यस और नो। और स्केलर कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या टाइम का कोई डायरेक्शन है? मैं कल ईस्ट में देखा टाइम को, कल मैंने टाइम को वेस्ट में देखा, ऐसा कभी होता है क्या? बस ये समझने वाली बात है। किसी ने कहा मेरा वेट तो कल ईस्ट में था, आज वेस्ट में निकल गया है, निकला है क्या किसी का? तो वेट की कभी भी क्या बात करते हो, जब वेट की बात करें तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है पर फिक्स नहीं है इसकी। तो यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या साइन रहेगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या रहेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 100% यू कैन अश्योर दैट वर्क डन इज, ये कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है आपको। चाहे गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पर भी सर्च कर लो, ये फाइनल जो मेरी बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि 7 जो फंडामेंटल यूनिट है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है यू आर द चैंपियन। जैसे डिस्टेंस आपको पता है कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। पता है ना ये। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। S4 S उसके लिए बताया था मैंने। और वेलोसिटी किसके लिए है? वेक्टर। अब इतना तो बेसिक तो पता ही है यार। टाइम कैसी क्वांटिटी है? अब बस दैट्स इट, खत्म यार। यहाँ तक क्या है, उसके बाद तो मैं बात ही नहीं कर सकता आगे। बस ये चीजें थी तो आपको ये पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द इम्प्लाइज दैट ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ओके, अब नाउ जी बोले। वो डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन को यहाँ का घुसा रहे हो, ठीक है। नाउ सी दैट यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, अब जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट में भी किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल समझेंगे, क्योंकि कई दफा हमें यही समझ में नहीं आता कि सर एनर्जी और वर्क डन में क्या डिफरेंस है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? रेट। रेट का मतलब हम टाइम को कंसिडर करते हैं। कोई भी वर्क करने में अगर हम किसका कंसिडरेशन ले लें? टाइम का। तो 100% वी कैन अश्योर दैट कि जहां पर भी टाइम की बात आ जाएगी और वर्क को कंसिडर किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, 101% यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। क्या बात समझ में आई? यस, दोनों बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसे क्या बोलेंगे? एनर्जी। वेरी गुड। या क्या बोल सकते हैं इसको? द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। कैपेसिटी ऑब्जेक्ट की तो बात क्यों करेंगे बेटा? पर्सन की बात करती, कोई ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है कभी? थिंक अबाउट इट। अच्छा, एक ट्रक की कैपेसिटी कैसे बता सकते हैं? पर्सन काम कर रहा है उसमें, सारा काम तो पर्सन ही कर रहा है, सारा रोल ही उसका है ना। द कैपेसिटी टू डू अ वर्क, ठीक है। और बात करें तो क्या? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? पूरा फोकस यहाँ रखना है ना, बिकॉज आई एम गिविंग माई 110%, यू मस्ट बी गिव योर 110%। डेफिनेटली, बिकॉज मुझे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और इसके बाद फिजिक्स रिवाइज नहीं होगा। ये फिजिक्स रिवीजन हो रहा है, उसको बहुत बेटर तरीके से करें। घर पे जाके आज के आज कंप्लीट करें एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन, टारगेट यही रहेगा। नोट्स रिवाइज नहीं करने, बार बार करने हैं तो वापस वीडियो ऑन कर लो, जो बात यहाँ कर रही है वही बात आपको वापस रिवाइज करनी है। आपको फालतू काम का एक एक लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? क्वेश्चन निकालना है। टॉपर हमेशा, एक सबसे बेस्ट आदत टॉपर की क्या होती है कि वो नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद किस पे चला जाता है? क्वेश्चन। आपने नोट्स रिवाइज कर लिए तो व्हाई यू आर मूविंग टुवर्ड्स टू अगेन बैक टू द नोट्स? नो, इट्स नॉट वर्थ टू प्रिपेयर अबाउट एनी सब्जेक्ट। सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपने यहाँ पे थ्योरी रिवाइज कर ली, घर पे जाके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप निकालिए। पहला टारगेट योजक साहब क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालेंगे, पीछे वाले सबसे पहले बेसिक्स। कौन से? इंटेक्स्ट और पीछे वाले क्वेश्चंस। अगर ये हमने कर लिए, वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। जहाँ डाउट है पूछ लीजिए। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर हो गया ये? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं, आपको ये पता चल गया तो एनर्जी की अगर बात करें कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी, तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका अगर कोई पूछे कि सर इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट क्या रहेगा, इसका न्यूटन इंटू मीटर। और अगर साइंटिफिक की बात करें, किसकी बात करें? साइंटिफिक। सर ये क्या अलग अलग पढ़ाते रहते हो आप?
सर हमारे सर तो ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, मुझे किसी सर से लेना देना नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ साइंटिफिक नोट क्यों बात कर रहा हूँ, कोई पूछे आपको कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, थॉमस जूल, उसकी मेमोरी में काम चल रहा है। वर्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, थॉमस जूल। तो हम साइंटिफिक यूनिट को साथ में इसलिए लेके चलते ताकि हमें पता रहे कि हु हैज डिस्कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट। हमारा ओवरऑल ब्रेन डेवलप होना चाहिए अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को आया, उड़ गया ये? अब डैश कर दो, नहीं ये लो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बिल्कुल। अब हम बात करें एनर्जी की, और एनर्जी में टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एंड आई टोल्ड यू कि मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? वेरी गुड, क्या बात है, गजब, ब्रिलियंसी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट बात करेंगे अब। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? और काइनेटिक डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब साफ साफ हम कह रहे हैं कि एनर्जी कहीं पर भी लॉस होती नहीं है। एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चली जाती है और दूसरी वाली पहली फॉर्म में आ जाती है, लेकिन हमारा मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? क्योंकि ये किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा मास वास यहाँ पे नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया बेटा? कुछ चीज़ों को बहुत ब्रिलियंटली या सीरियसली आप पढ़ा करें, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, कितनी भी हायर क्लास में चले जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट ब्रेन सेट होंगे तो आपको कोई हरा सकता नहीं है। ठीक है चारवी, बोला करो यार, एकदम आज तो गायब होगी ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर हम सेपरेट एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed, and nor be destroyed. It can be transferred. It can be transferred from one form to another form. One form into another form. अच्छा, इसका कई बार हमें ये होता है कि सर एग्जाम्पल के साथ समझा दो तो ठीक रहेगा। यार हमारी लाइफ में हर जगह यही हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा आपने एक स्विच दबाया तो कौन सी एनर्जी आपने पैदा कर ली अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मान लीजिए लाइट जल गई तो कौन सी एनर्जी आ गई? लाइट एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है क्या? ये किसके लिए था? बल्ब के लिए था। जितनी भी लाइट्स है आजकल की उन सब के लिए एग्जाम्पल था। मान लीजिए आपने आयरन को स्टार्ट किया, तो आयरन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी आई? इलेक्ट्रिकल। और फाइनली कौन सी एनर्जी आई? हीट एनर्जी, क्योंकि वो हॉट हो गई ना। यस और नो? बेटा जैसे हम स्टार्ट करते हैं, कोई स्विच स्टार्ट किया आपने लाइफ में? बहुत बढ़िया, अगर स्टार्ट किया है तो। और अगर आपने स्विच स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा अभी जैसी लाइटनिंग सारी क्या होगी है? ग्लो हो रही है। कौन सी एनर्जी है ये? लाइट है। स्विच को स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। जैसे मैंने इसको स्विच को स्टार्ट रखा है, तो स्टार्ट किया तो कौन सी एनर्जी जनरेट हुई? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिसिटी आना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, और उसका कन्वर्जन होना किस में? बिल्कुल, हमें ब्राइटनेस जो मिल रही है वो सारा कौन सा एनर्जी कहलाएगा? क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को आया कि उड़ गया समझ? क्लियर है? अब मैं सेपरेट जो बात करने वाला हूँ, किसकी बात करने वाला हूँ यहाँ पर? बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे फुल टू फुल इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, न्यूवी काइनेटिक एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। बाकी भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन उनका जलवा दिख ही नहीं रहा। तुम बोल्ड बनो भाई, वापस उस ट्रैक पे मत जाओ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी है क्या यार? लंबा चौड़ा रामायण में यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। अरे वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आशी बार बार वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों जाती है? और वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं है, फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म। फॉर्म आती है बेटा, प्लेस नहीं आता वहां पर। ठीक है, फॉर्म है बेटा, फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने एक बात बोली कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में मूव कर रही है, किस में? हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल।
अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, तो स्मॉल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ ग्रेविटी का कोई भी, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल में अगर बॉल फेंकी, क्या वापस आएगी? इसका मतलब 100% प्रूफ हो गया कि हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी काम करती नहीं है, वहाँ कौन काम करता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया क्या? अब मुझे पता है इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वेयर m इज अबाउट मास, v इज अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कैसी है? फाइनल। ठीक है, और यहाँ बात करें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन है बेटा? u। ठीक है, और देखो कोई भी एनर्जी हो, मैंने आपको तरीका बताया था, कहीं पर भी एनर्जी वर्ड्स मिल जाए, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, इसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी? जूल ही रहेगी। आपको जूल ही लिखनी, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। जूल की जगह कोई और मत लिख देना, जूल ही लिखना है ना। ठीक है, नहीं तो जलवा हो जाएगा भाई, लोग कहेंगे क्या एसके सर पढ़ाते हैं, क्या टाइम पास कराते हैं भाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? अभी आया कैसे सर? कैन यू टेल मी द डेरिवेशन? अब डेफिनेशन में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है। अब अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देखो मैं फ्लो चार्ट में लिख देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पेसिफिक, उसके पास क्या है? मास। स्पेसिफिक क्या है? मास। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, ये नहीं समझे सर को स्पेलिंग की लिखनी है। फिर बात क्या करें, स्पेसिफिक क्या है? मास है, ये मास लेकर ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके पास क्या है? पर्टिकुलर वेलोसिटी। पर्टिकुलर क्या है? वेलोसिटी। मान लीजिए मैं कैटरीना कैफ को पकड़ने जा रहा हूँ तो 90 की स्पीड है, यस और नो? यस और नो? और मान लीजिए आप पकड़ने जा रहे हैं किसी जो भी है, ठीक है, आपके जो भी है ना, तो उसको पकड़ने जा रहे हैं, आपकी स्पीड 19 की है, कहाँ 19 की स्पीड है, कहाँ 90 की स्पीड, तो वैसे भी आपको पता ही है मिलेगी किसको? राजन सर को, है ना। तो यहाँ देखो पर्टिकुलर वेलोसिटी की बात करें, किसी बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो भाई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, मास है, 100% कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीज़ें कहीं मिल जाए आपको, 100% आप कौन सी एनर्जी बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या? अब डेरिवेशन स्टार्ट करें तो हमें पता है W किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। मैग्नीट्यूड में, कॉन्सेप्ट में नहीं, मैग्नीट्यूड में W किसके बराबर है? एनर्जी के। और हम F इंटू क्या बोलते हैं? कोई समस्या तो बताओ यहाँ पर। अब F इज इक्वल टू लिखेंगे माँ, ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा मैं। F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माँ। M फोर मम्मी नहीं है, मास है, क्या ये? मास। A फोर क्या है? बहुत बढ़िया, जलवा आप सभी का साला। अब D हम क्या लिख देते हैं? S, डिस्प्लेसमेंट, हमें नहीं पता। अब दिमाग हमारा ये कह रहा है ऐसी कौन सी तीन इक्वेशंस हैं? एक तो V इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ी है? U प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बेटा शांति रखो बेटा, मेरे को 17 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और अगर आप यूं कहोगे मैं स्क्वायर कर दूं, कोई बात नहीं, नहीं वो बात नहीं करेंगे। अभी देखो हमें एस चाहिए, क्या चाहिए भाई? एस। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, फिर यही क्यों लेना है? तो यार काइनेटिक एनर्जी तभी आती है जब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा, ये बता रहा है, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2as। अगर मैं इससे किससे? इससे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख दूं मैं? 2a। क्या लिख दूं मैं? 2a। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आई बात? थर्ड इक्वेशन क्यों अप्लाई करते हैं? मैंने पहले ही बोला था, कॉर्नर कॉर्नर में क्या होता है? प्यार। यस और नो? क्या होता है? तो भाई यहाँ वेलोसिटी किससे प्यार करता है? टाइम से। डिस्प्लेसमेंट किससे प्यार करता है? टाइम से। यहाँ वेलोसिटी किससे प्यार करता है? डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या यहाँ कहीं पर भी स्पीड है, वेलोसिटी है, और हमें एक्सप्रेशन किस में चाहिए? वेलोसिटी में। तो कौन देगा मुझे एक्सप्रेशन? दैट्स व्हाई वी आर जस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द थर्ड इक्वेशन। क्या यहाँ तक दिमाग में कुछ कुछ तो आया होगा? रिवीजन में अगर कुछ कुछ आता है तो कोई अचीवमेंट नहीं है, पहले ही कह रहा हूँ मैं। और घर पे जाके अगर आप आज रिवाइज नहीं करते हो सारे इंटैक्स और पीछे वाले क्वेश्चन, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे सर आप तो बेवकूफ़ कह रहे हो, क्या कहूँ तो? क्योंकि आपको टाइम दे दिया, टाइम लिमिट दे दी, टारगेट दे दिया, उसके बाद भी टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर आप कहेंगे सर हमें फिजिक्स तो आती ही नहीं। फिजिक्स कोई हलवा है क्या, बनाया और खा लिया है? अब देखो, एम ए का एम है,
इधर रख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 2। ए से क्या हो गया कैंसर। अब इसी में इस 1/2 को मैं आगे ले लेता हूँ, एम का एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या एक्सप्रेशन आ गया? कोई समस्या तो बताइए इसमें। श्योर? बिल्कुल सिंपल बातें समझाइए मैंने। अभी तो पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में चलेगा ये, तब जाके ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका तो डेरिवेशन कब खत्म होता है कब शुरू होता है पता ही नहीं चलता है। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करती है? वेरी गुड। तो वर्टिकल में अगर वो मूव करे और कुछ हाइट हो और वो ट्रेवल करने के बाद किस पे आ जाए? रेस्ट पे। किस पे आ जाए? वो जो एनर्जी पजेस करेगा या उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। ग्रेविटी लगेगी और हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एनर्जी। और एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मांगो। क्या मांगो? कुछ नहीं। M क्या है यहाँ पर? और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे इसको? और यहाँ आ जाएगा H। कोई समस्या तो बताइए। और आपने एक जलवा बिखेर लिया, EP इज इक्वल टू क्या निकाल लिया? mgh। यहाँ तक कोई समस्या क्या? एकदम सिंपल है, वैसे कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो समझ में नहीं आया ना। इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? क्या बात है, सब टैलेंटेड है भाई। ये आगे बात करें नेक्स्ट, ये आ गया हो तो नेक्स्ट बात करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात समझाई है। अभी हमने किसकी बात कर ली? सबसे पहले वर्क के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके बाद किसकी बात कर ली हमने? एनर्जी का डिफरेंस क्या है वर्क के रेस्पेक्ट में, फिर इसका फॉर्मूला क्या, इसकी यूनिट क्या, कितने टाइप की एनर्जी होती है? 2 टाइप की। उसका सम किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। और उसकी हमने डेरिवेशन की दोनों के अलग अलग। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी टुवर्ड्स? बताओ, क्यों नहीं बता बे? पावर। इसके टुवर्ड्स मूव करेंगे हम, पावर। अब देखिए पावर का मतलब क्या होता है, बताए? तो बता सकता है? द एबिलिटी टू, मैं यही कहना चाहूंगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसलिए कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें टाइम को डिवाइड करना है। क्या करना है? टाइम को डिवाइड। तो जैसे यहाँ पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? W/T। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब पावर के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर मैं पावर को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लूंगा तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? T। पावर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? और यहीं पर अगर मैं पावर की बात करूंगा किसके टर्म्स में? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, तो डेफिनेटली ऊपर क्या लेना पड़ेगा? mgh। अब आपको ये भी पता है कि H/T क्या होता है? V होता है। F इंटू वी भी नया फॉर्मूला होगा। mg को क्या बोलते हैं? फोर्स। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सॉरी, स्पीड बोलते हैं। या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं तो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्पीड में कौन आ जाता है? डिस्टेंस। हाँ तक कोई समस्या तो बताओ। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको? अरे आया कूड़ गया ये। अच्छा, यूनिट की बात करें, पहले तो यूनिट की बात करते हैं। हम 2 यूनिट लेके चलते हैं साथ में हमेशा और हमेशा। आपको सभी को पता होना चाहिए, जिसके पास पावर है वो किसकी क्या लगा देता? वाट। याद रखना, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। ठीक है, पावर है तो क्या कर सकते हैं? वाट लगा सकते हैं। और ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड। कौन? ये मैं, मेरी वाइफ दोनों है ना। और अगर यहाँ बोले तो क्या लिखेंगे? JS इनवर्स। यहाँ तो कोई समस्या? चलिए, ऐसा ही होता है, क्योंकि जब जन्म हो जाता है बच्चे का उसके बाद जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, मामले सारे प्रचंड है। आदमी की कोई एग्जिस्टेंस रहती नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल। अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, थोड़ी तो अक्ल यूज करो। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। बेटा थोड़ा तो अक्ल लगाओ। 1 हावर इज इक्वल टू हमें क्या करना है? 3600 सेकेंड। बात समझ में आ रही है क्या? अब उसे जूल में चेंज करना है। किस में चेंज कर लेना है? जूल में।
कई बार तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि किलोवाट जो हावर्स है, किलोवाट हावर्स है वो किसके बराबर है? जूल के। किसके बराबर है? कैसे? अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी ये पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W/, और W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर पावर किलोवाट में है इंटू हावर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो किलोवाट हावर किसके बराबर है? क्योंकि वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। क्या दोनों बराबर हैं या नहीं? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बराबर है, लेकिन याद रखना किलोवाट हावर को हमें किस में चेंज करना पड़ता है? जूल। और जूल किस में रहती है? सेकेंड्स। और वॉट इनको लेकर चलती है, क्योंकि किलोवाट तो हमने लिखा है, रियल में पावर की यूनिट क्या है? वॉट। और इसकी क्या रहती है? सेकेंड। और ये भाई साहब किस में है? हावर। और ये भाई साहब किस में है? किलोवाट। तो सबसे पहले तो हम किलोवाट को किस में चेंज करेंगे? वॉट में। बेटा क्यों भूल जाते हो? मैं क्या बोलता हूँ कहाँ घुस जाते हो? किलोवाट को किस में चेंज करेंगे? और बताइए हावर को किस में चेंज करेंगे? रिवीजन है बेटा, रिवीजन में एडवांस पढ़ना है। आज टारगेट पूरा होना चाहिए, कल मैं चेक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूंगा? 1 kWh किलो वॉट हावर, 1000 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 3600। ये हो जाएगा 3600 एंड दिस 3, तो ये हो गया 36 इंटू 10⁵ लिखा जा सकता है इसको। अब याद रखने के लिए, साइंस में याद रखने के लिए कि भाई यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी क्या ले 6, हम क्या करते हैं? ऊपर 10⁻1 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी 10⁻1 क्या करनी पड़ेगी? डिवाइड, एडजस्टमेंट के लिए। क्योंकि रियल में तो क्या है? ये आंसर है, लेकिन एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको पावर 6 बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है। तो आपको पता 36 में 10 डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 3.6। कोई समस्या? आया उड़ गया ये? और आपको पता है 5 + 1 कितना हो जाएगा? 10⁻6। और इधर लिखेंगे प्यारा सा जूल। वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कई बार समस्या पैदा हो जाती है, सर आपने जूल को किलोवाट हावर बराबर बोला। नहीं मेरे भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने कहा है वर्क डन बराबर क्या है? जूल। पावर किस में होती है? वॉट और सेकंड में। तो ये वॉट और सेकंड में लाने के लिए किलोवाट को किस में चेंज करेंगे? वॉट में। और हमारा जो हावर है उसको किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी कोई डाउट है? श्योर? ये पूरा होल चैप्टर हमने क्या कर दिया? रिवाइज। ठीक है, कल हम इसके क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू। सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड देन न्यूमेरिकल बात करेंगे। कल तो एमसीक्यू चलेगा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए इस पे घुमावदार, वो हमें आने चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक कॉन्सेप्ट लास्ट खाली पता के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किलोवाट है, या मैं यूं बोल दूं आपको किलोमीटर पर हावर है, इसको चेंज कर देना है मीटर पर सेकंड में। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। किलोमीटर पर हावर को क्या मल्टीप्लाई करें कि वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए? अब ऐसा तो है नहीं कोई ये शॉर्ट ट्रिक है, गधे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती नहीं है। खाली किलोमीटर पर हावर को सॉल्व किया तो कितना बच जाता है? और ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। और मान लीजिए मीटर पर सेकंड को हमें चेंज कर देना है। क्या बात है यार, तुम तो मेरे को भी हरा दोगे भाई। 18/5। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। तो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। घर पे जाके रिवाइज करें, जितना हो सके इसको करें, है ना।